हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं अमरीश शुक्ला और आप देख रहे हैं हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने बात किया था कि किस प्रकार अंग्रेज बने रहे 1700 ईस्वी तक, और वो एक तरीके से एक ऐसा पावर बन गए थे जिनसे ब्रिटिश सरकार भी परेशान थी, लेकिन उनको कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उनके पास पैसे बहुत थे। और उन्होंने पॉलिटिकल लॉबी भी अपने पक्ष में ब्रिटेन में भी खड़ा कर लिया था, और भारत में तो मजबूत हो ही गए थे क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फिर से बंगाल में हारने के बाद भी एक अनुमति प्राप्त कर लिया। और उसके बाद में जो एक नया इवेंट उनके साथ होता है, जिनके बाद में अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। कहाँ पर? इन इंडिया। तो वो है फ़र्रुख सियार का फरमान, जो कि 1717 में उनको मिलता है। इन पर पूरी बातचीत करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग एकदम नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। एकदम फ्री में सारी क्लासेस यहाँ पर मिलती हैं। और अभी जो हमारा फोकस पॉइंट है वो है बिहार पीसीएस, बीपीएससी, इसके अलावा यूपी पीसीएस, इसके अलावा जो हमारा फोकस है वो यूके पीसीएस। इन सब पर हमारा फोकस है। तो जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई पैसा नहीं लगता, एकदम फ्री है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद में आपको सारे पीडीएफ वहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ़र्रुख सियार ने जो फरमान जारी किया उसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या चीज़ें उसमें हैं, कैसे पूरी कहानी बदल जाती है, और एक पावर के रूप में, एक पावर सेंटर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी हो जाती है इन बंगाल, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में। तो फ़र्रुख सियार का फरमान मिलता है 1717 में। आपने शायद वो इतिहास पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो मैं मध्य भारत के इतिहास में पढ़ाऊँगा कि किस प्रकार जो है पूरा क्रम चलता है। यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 2 वर्ष तक एक युद्ध चलता है, गृह युद्ध। उसके बाद में जो उसका जो बड़ा बेटा है बहादुर शाह, वो पहले बनता है जो है क्या राजा बनता है, लेकिन वो काफ़ी बूढ़ा हो जाता है। तो उसके बाद में फिर जहांगीर शाह, और उसके बाद में उनकी उसका मृत्यु हो जाने के बाद में फ़र्रुख सियार कुर्सी को प्राप्त करता है सैयद बंधुओं की मदद से, और सैयद बंधुओं ने ही बाद में उसको मरवा भी दिया था। तो पूरी कहानी जो है अगर आपने नहीं पढ़ी तो हम आगे बात करेंगे, बट यहाँ पर समझना ये है कि जो फ़र्रुख सियार ने फरमान जारी किया उसका मतलब क्या था, उस फरमान में क्या था, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पूरी चीज़ें बदल जाएंगी, सारे स्ट्रक्चर बदल जाएंगे, और एक तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल हो जाएगी। तो इसीलिए जो फ़र्रुख सियार का फरमान है ना, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे कि मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या? अधिकार पत्र। तो जो मध्यकालीन इतिहास था यूरोप का, उसमें उसको अंधकार का काल कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो ऊपर का क्लास, जो अपर क्लास है ना, वो जो मिडिल क्लास है और जो नीचे की क्लास है, उनके अधिकारों को बिल्कुल भी नहीं समझता था। जब भी कोई नियम उसके मन में आए तो बना देता था। ऐसे में जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो कि अपर क्लास के साथ ही होते थे, उन्होंने जो है एक विद्रोह कर दिया कि नहीं, आपको कुछ ना कुछ अधिकार हमें देने होंगे। आप ऐसा नहीं कि आपके मन में आया तो आप हमको हटा दिए, हमारी जिम्मेदारी ले लिए, कुछ भी ले लिए। तो ये एक प्रकार से एक विद्रोह हुआ यूरोप में। उसके बाद में एक अधिकार पत्र जारी किया गया, मैग्ना कार्टा। तो इसीलिए जब भी किसी को कोई राइट्स मिलता है तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप भी देखेंगे कि आपको भारतीय संविधान में जो आपका मौलिक अधिकार है उसको कई लोगों ने मैग्ना कार्टा कहा, क्योंकि वो अधिकार प्रदान करता है आपको। तो मैग्ना कार्टा का सिंपल सा मतलब होता है, वो एक एग्जाम्पल, इसलिए उसका नाम लिया जाता है कि ये भारत का मैग्ना कार्टा है, या ये फ़र्रुख सियार का जो है जारी किया गया फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं सबसे पहले कि इसका इस फरमान में था क्या। तो इन बंगाल, यानी कि बंगाल में सभी सीमा शुल्क से माफ़ी, यानी कि जब जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो नहीं देना होगा किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन इसके लिए उनको 3000 रुपये सालाना मुगल दरबार को देना होगा। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर, इसको आपको समझना है कि दस्तक जारी करने की शक्ति दे दी गई। दस्तक क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। अभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने टैक्स देना है, सीमा शुल्क आपको देना है। आपने जो है दिल्ली में कोई प्रोडक्शन किया और उसको आप ले जाना चाहते हैं कहाँ पर? बिहार में, यूपी में। तो क्या होगा कि आपको हर स्टेट में सीमा शुल्क देना होगा। तो आप अगर ये चाहते हैं कि एक साथ सारे शुल्क जमा कर दें और उसका एक कागज़ आपको मिल जाए, ताकि कहीं भी आपको रोका है तो आप वो कागज़ दिखा दें कि हमने सारे शुल्क जमा कर दिए हैं और वो ऑनलाइन जमा हो गए हैं। तो ऐसे ही कागज़ को दस्तक कहा जाता था। यानी कि अंग्रेज़ों को ये पावर, चूँकि
उन पर सारे जो सीमा शुल्क थे उनको माफ़ कर दिया गया था। ऐसे में उनको दस्तक जारी करने की अनुमति दे दी गई कि आप एक आदेश जारी कर देंगे, एक पत्र जारी कर देंगे, उसके बाद में आपको कोई भी मुगल अधिकारी नहीं रोकेगा क्योंकि आपने पूरा शुल्क पे कर दिया है। और ये इतना ही नहीं, ये जो दस्तक है ना, यहीं से पूरी पॉलिटिक्स बदलती है, क्योंकि इससे क्या होता है, इस दस्तक का प्रयोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने फ़ायदे के लिए इस प्रकार करने लगती है कि दूसरे जो स्थानीय व्यापारी हैं ना, जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको भी ये दस्तक जारी करना शुरू कर देते हैं। तो यहीं से जो भारत का जो छोटा मोटा व्यापार है ना, उसको ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनको दस्तक जारी करने की शक्ति मिल गई। दस्तक का मतलब होता है कस्टम ड्यूटी। कहीं से गुजर रहे हैं तो चुंगी देना है, टैक्स देना है, किसी स्टेट से गुजर रहे हैं, किसी जिले से गुजर रहे हैं, किसी छोटी सी यूनिट से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर टैक्स देना होता था। तो उनसे इनको मुक्ति मिल गई, बट इन्होंने दूसरे को जारी करना शुरू कर दिया कि अगर आपको व्यापार करना है तो आप हमको इतना पैसा दीजिए, हम आपको दस्तक जारी करेंगे। और जो अंग्रेज के जो है थे, विशेषकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने बहुत पैसे कमाए दस्तक जारी करके। तो ये कहीं ना कहीं उनको बंगाल में एज ए गवर्नमेंट, एक सेमी गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करने में मदद करती है दस्तक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, इसीलिए मैग्ना कार्टा इसको कहते थे अंग्रेज, कि उनके लिए मैग्ना कार्टा है। तो कलकत्ता में कुछ ज़मीनें भी उनको दी गई फ़र्रुखसियार के फरमान के बाद में। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, सीमा शुल्क, दस्तक और कुछ ज़मीनें मिल गई। हैदराबाद में इनको पहले से ही मुक्त व्यापार जो है मिला हुआ था, तो वो लागू रहेगा। इसके अलावा मद्रास में जो है इनको अलग से पे करना होगा अगर वहाँ पर इनको व्यापार करना है। सूरत में इनको 10,000 रुपये सालाना देना था और सभी सीमा शुल्क माफ़ कर दिए गए थे। सारे कस्टम ड्यूटी से माफ़ कर दिया गया था। उनको 10,000 रुपये सालाना टैक्स देना था, किसको, मुगल दरबार को, ठीक है ना। इसके बाद में EIC के द्वारा जारी सिक्कों को पूरे मुगल भूभाग में वैधता प्रदान कर दी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दस्तक के अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सिक्के जारी किए जाते थे किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसको पूरे मुगल सल्तनत में लागू कर दिया गया इस फरमान के बाद में। अब आप कल्पना कीजिए कि एज जो RBI का रोल अभी वर्तमान में है ना, कि वो सिक्के जारी करेगा, तो वो रोल जो है किसको एक तरीके से मिल जाता है, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। आप समझ लिए कि अगर फाइनेंस उसके हाथ में चला गया, दस्तक आपने दे ही दिया, तो इसका मतलब कि वो एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट उसने क्रिएट कर लिया है। और यहीं से जो उनकी इच्छा शक्ति है, ब्रिटिश की इच्छा शक्ति है, ईस्ट इंडिया कंपनी की इच्छा शक्ति है, वो बहुत ही मजबूत होती है। और आगे की जो उनकी इम्पैक्टफुल गवर्नमेंट का निर्माण होता है, उसका एक जो है बुनियाद यहीं पर फ़र्रुखसियार के फरमान से रख दी जाती है, ठीक है ना। उपयुक्त फरमान के बाद में अंग्रेज एक शासन शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। बिल्कुल मैंने वही बात बताया आपको। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य सुविधाएं बढ़ानी शुरू की। अब क्या हो गया कि उनका एक इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर बन गया। वो सिक्के जारी कर सकते हैं, वो दस्तक जारी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको देना होगा जो है मुगल दरबार को। उसके बाद में वो एक तरीके से इंजॉय करेंगे फ्री ट्रेड। तो इसके बाद में उन्होंने कोशिश किया कि चलो भैया ऐसा कि लूज पोल जो इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे थे कि फ़र्रुखसियार को बाद में सैयद बंधु मार देते हैं क्योंकि वो मराठा के साथ नेगोशिएशन उनका नहीं हो पा रहा था। और एक अनएस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो मुगल सल्तनत है वो खुद टूट रहा है। जो स्थानीय कुछ छोटे छोटे ग्रुप हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि कैसा करते हैं, यहाँ पर राजनीतिक सत्ता हमारी स्थापित हो सकती है। और इसीलिए वो अपना क्या करते हैं, सैन्य बल बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और वो आपको आगे देखने को मिलेगा जब फ्रेंच आएंगे और फ्रेंच का युद्ध होगा 1740 के बाद में। जो उनका युद्ध होगा, पहला कर्नाटक का युद्ध होगा, और उसके बाद में फिर प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, और वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो 1717 के बाद में उन्होंने एक तरीके से अपनी सेना पर धीरे धीरे ध्यान देना जो है शुरू किया। तो ये थे ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए और वो जो है इस्टेब्लिश हो गए। अब हमें पढ़ना है फ्रेंच को, कि फ्रेंच किस तरीके से इंडिया में आते हैं और वो कैसे यहाँ पर स्थापित होते हैं, और बहुत लंबे समय तक नहीं रुक पाते हैं बहुत प्रभावशाली तरीके से। उसके पीछे का क्या रीज़न है, इन सबको भी हमें पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच भारत में आए और उसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो क्या है। फ्रेंच, ठीक है ना। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सबसे बाद में भारत में आती है 1664 में। सबसे बाद में कौन आए, फ्रेंच आई। आप याद रखेंगे, कई बार हायरार्की आपसे पूछ ली जाती है कि सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है ना। और सबसे बाद में कौन आया, तो वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1664 ईस्वी में। आप इसको नोट डाउन करेंगे, PCS में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है।
1667 में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री अपनी स्थापित की, कहाँ पर, सूरत में। और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने मछलीपट्टनम में स्थापित की। मछलीपट्टनम अभी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1669 में इन्होंने दूसरी स्थापित की। इसके अलावा जो 1673 में है, एक इनका जो है फ्रांसिस मार्टिन है, वो पांडिचेरी या पुडुचेरी की स्थापना करता है। और यही जो पांडिचेरी है बाद में इनका हेडक्वार्टर बनता है, और ये लंबे समय तक यहाँ पर राज भी करते हैं। मुगलों से अनुमति लेकर के बंगाल में इन्होंने एक चंद्रनगर नामक एक टाउन बसाया 1673 में। और 1693 से 97 के बीच में इनकी एक हार होती है, युद्ध होता है इनका डच से और जो है अंग्रेजी सेना के बीच में। तो उसमें ये हार जाते हैं और एक शार्ट टाइम के लिए पुडुचेरी इनको देना भी पड़ता है, लेकिन बाद में इनको मिल जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पैक्टफुल नहीं रह पाए थे। हालांकि ये थे कार्नाटिक युद्ध के बाद में कमज़ोर ये होंगे जब तीनों कार्नाटिक युद्ध हो जाएंगे, लेकिन तब तक इनका जो है स्पेस ठीक ठाक था। फिर भी ये असफल साबित हुए, क्योंकि आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव ज़्यादा था। वो बहुत लंबे समय तक भारत पर उन्होंने अपना एक उपनिवेश बना करके रखा, कॉलोनी बना करके रखा, और काफ़ी कुछ यहाँ से कमाया। बट वहीं फ्रांसीसी आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुनाफा नहीं कमा पाए और वो स्ट्रगल करते रहे। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, ये कई बार मेंस में सवाल आपके सामने आया भी है। तो चलिए आप बताइए कि क्या रीज़न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होकर के उभरती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे जो महत्वपूर्ण रीज़न है वो ये है कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्राइवेट प्लेयर है। क्या है? एक प्राइवेट प्लेयर है। और वहीं पर जो आपकी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक गवर्नमेंट प्लेयर है। यानी कि ये क्या है, एक तरीके से पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी और इसे फ्रांस सरकार से चलती थी। तो ये क्या करते थे, वहीं फ्रांस सरकार के जो ब्यूरोक्रेट हैं वो इसको मैनेज करते थे। इसलिए होता क्या था कि जो परिस्थितियाँ थी यूरोप में कुछ और थी, इंडिया में कुछ और थी, और ये लोग वहीं से बैठ करके मैनेज कर रहे थे। तो कहते हैं ना, लग्गी हमारे यूपी में और अवध के क्षेत्र में कहावत है, लग्गी से घास खिलाना। यानी कि बहुत दूर से किसी को घास खिलाना, तो कितना घास आप खिला पाएंगे। तो एक तरीके से बहुत दूर से उसको चलाया जा रहा था और जो पूरा पावर था वो गवर्नमेंट के हाथ में था। इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग है या कभी कभी जो रिक्वायरमेंट हो रही, कभी उनको सेना चाहिए, कभी मदद चाहिए, वो बहुत ईजिली मिल नहीं पाती थी। इसीलिए जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कमज़ोर साबित हुई। किसके सामने? ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने वो कमज़ोर साबित होती है। जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही था। ठीक है ना। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो पहले आ जाती, इस्टेब्लिश हो जाती है, काफ़ी क्षेत्र उनको मिल भी जाते हैं। ये देर से आते हैं और ये एक सरकारी कंपनी के रूप में आती हैं। ये दो बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित नहीं हो पाई। ठीक है ना। डेन भी कुछ समय के लिए भारत में आते हैं और ये भी जो है फ्रेंच से पहले आते हैं, 1620 में आ जाते हैं, क्योंकि फ्रेंच आपके 1664 में आते हैं। सीरमपुर में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली और 1845 में अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेच करके वापस चले गए थे। तो इस प्रकार जितनी भी कंपनियां आई भारत में, चाहे पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, डच हो, डेन हो, फ्रांसीसी हो, उनको हमने देख लिया। अब हमारा जो मुख्य फोकस होगा वो ये समझने में होगा कि जहां तक अभी जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि FIC है और EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके बीच में जो युद्ध होते हैं, कार्नाटिक के युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके परीक्षा में आते हैं, तो उनको में पढ़ना है। उसके बाद में जब कार्नाटिक युद्ध हो जाएंगे, फिर हम प्लासी और बक्सर को अच्छे से समझेंगे और वहीं से पूरी न्यू पड़ेगी आगे की क्लासेस की। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जैसा कि मैंने कहा कि क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, बस केवल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अगर कोई सवाल आपका है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।